Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma baad fauzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. आज स्टूडेंट्स हम यूनिट नंबर 4 की सेकेंड डिवीजन को देखने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 4 की सेकेंड डिवीजन इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 8। इसमें हम क्या देखेंगे? मैकेनिकल वेव्स को देखेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम्स एंड स्ट्रेट स्ट्रिंग को देखेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट डॉपलर इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो वेव्स के हवाले से सारी की सारी बेसिक इंफॉर्मेशन, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी इंशाल्लाह देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहली बुनियादी बात, हमारे पास वेव्स की अगर बात की जाए तो वेव्स क्या क्या कैरी करती हैं? देन यू मस्ट रिमेंबर दैट दे कैरी एनर्जी एज वेल एज दे कैरी मोमेंटम। बट जनरली वेव्स को जब डिफाइन किया जाए तो उन्हें डिफाइन किया जाता है दैट दे आर द कैरियर्स ऑफ एनर्जी, या एनर्जी कैरियर्स आर नोन एज वेव्स। बट आई मस्ट टेल यू दैट द वेव्स कैरी बोथ एनर्जी एंड द मोमेंटम। स्टूडेंट्स, आइए वेव्स की डिफरेंट टाइप्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स किन वेव्स को कहा जाता है? तो हम अच्छी तरह से जानते हैं विच रिक्वायर, यानी जिन्हें जरूरत होती है अ मीडियम, एक मीडियम की फॉर द प्रोपोगेशन, यानी जब तक कोई मीडियम नहीं होगा ये वेव पैदा नहीं की जा सकती, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं कर सकती। और इसके बेस्ट एग्जांपल बच्चों क्या हो सकती है अदर देन द साउंड? हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वैक्यूम में साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता। सो नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज नॉन मैकेनिकल वेव्स। स्टूडेंट्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स उन वेव्स को कहते हैं विच डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन, जिन्हें प्रोपोगेशन के लिए किसी मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती, ये किसी मीडियम के मोहताज नहीं होते एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और फिर इसके लिए बेस्ट एग्जांपल और क्या हो सकती है बट द फैमिली ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वर्ड लिखा है, फैमिली। इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद, यानी इसकी अगर जनरली बात करूं देन आई एम टॉकिंग अबाउट लाइट, तो मैं लाइट की बात कर रहा हूं। मेरा यहां पर जो बुनियादी मकसद है वो लाइट को डिस्कस करना होगा। तो लाइट की जो पूरी फैमिली है विजिबल और इनविजिबल रीजन की, दैट इज नोन एज नॉन मैकेनिकल, और इन्हें आम तौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम भी दिया जाता है। वेल स्टूडेंट्स, आइए मैटर वेव्स पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं फॉर आवर इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन एंटीडेस में बहुत दफा आ चुका है। एन एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन का मतलब धमाका, एन एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस ऑन द मून, मून पर एक एक्सप्लोजन होता है। वन ऑन अर्थ कैन, कोई भी शख्स जो जमीन पर हो वो क्या कर सकता है उस धमाके के हवाले से? फर्स्ट ऑप्शन है बोथ हियर एंड सी एक्सप्लोजन, वो उस धमाके को सुन भी सकेगा, वो उसे देख भी सकेगा। तो बात यह कि सुनने के लिए आवाज का मून से, चांद से हम तक ट्रैवल करना बहुत जरूरी है। बच्चों, आप जानते हो कि मून पर देयर इज नो एटमॉस्फेयर, मून पर तो कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं होता। और बच्चों, अगर मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता देन इट मींस दैट कि उस पर कोई मीडियम नहीं है, और अगर उस पर कोई मीडियम नहीं है तो इसका मतलब साउंड वहां पे प्रोड्यूस नहीं हो सकती, यू कैन नॉट हियर इट। बट एज फॉर एज टू सी द एक्सप्लोजन, तो सी देखने का ताल्लुक रोशनी से है, तो धमाके में जो रोशनी पैदा होगी वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है, वो हम तक आ सकती है। इसका मतलब वी कैन गो फॉर द बेस्ट ऑप्शन दैट वी कैन ओनली सी द एक्सप्लोजन, हम सिर्फ देख सकेंगे धमाके को मगर हम सुन नहीं सकेंगे। तो इस एमसीक्यूज में मैंने मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल दोनों वेव्स के बुनियादी जो डिफरेंस है, फर्क है, उसे यहां पे एलैबोरेट किया। बात कर लेते हैं मैटर वेव्स की। चैप्टर नंबर 8 में मैटर वेव्स की तो बात की ही नहीं गई। क्यों मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसकी बुनियादी वजह, एंटी टेस्ट में हमने लिंक बनाना होता है, हम कहीं पे भी जा सकते हैं और हमें कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो मैटर वेव्स बुनियादी तौर पर बच्चों, चैप्टर नंबर 19 द डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम डी ब्रॉगली था। स्टूडेंट्स, डी ब्रॉगली ने एक हाइपोथेसिस दिया था कि हर पार्टिकल अपने साथ एक वेव एसोसिएट रखता, यानी वेव्स एसोसिएटेड विद द पार्टिकल्स। स्टूडेंट, चूंकि मैट वेव्स पार्टिकल्स का ताल्लुक चूंकि मैटर से है, तो पार्टिकल्स के साथ जो वेव्स होंगी इसीलिए इनको मैटर वेव्स कहते हैं। डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस जहां पे हम अप्लाई करते हैं, आप सब जानते हैं द wavelength of the wave associated with the particle is given as lambda is equal to h over mv, ये इसका रिलेशन है। इससे ज्यादा हम यहाँ पे डिटेल नहीं पढ़ेंगे इंशाल्लाह, हम जब सेकेंड ईयर में जाएंगे फिर देखेंगे। वेल स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट स्लाइड में हम मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव्स में से सबसे पहले मैकेनिकल वेव्स में ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स
को डिफाइन करने जा रहे हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने जा रहे हैं। देखिए, एक सवाल हमेशा, मैंने पहले भी आपसे अपने लेक्चर के दौरान बात की है कि ये जरूरी नहीं सवाल हमेशा बहुत मुश्किल आएगा, सवाल बेसिक से बेसिक भी आ सकता है। तो ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के हवाले से मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा, आपने इन तमाम पॉइंट्स को नोट डाउन करना है इंशाल्लाह। इन यहां से कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। व्हाट आर ट्रांसवर्स वेव्स स्टूडेंट्स? द ट्रांसवर्स वेव्स उनको कहते हैं जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, मैं फिर रिपीट करूंगा, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, मीडियम के जो पार्टिकल्स, यानी जिस मीडियम में से वेव जा रही है उसके पार्टिकल्स, जब वेव गुजरती है तो पार्टिकल डिस्टर्ब होते हैं, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग। तो वो वाइब्रेट कैसे करें? दे वाइब्रेट परपेंडिकुलर, थीटा 90 डिग्री हो विद द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स। इसका मतलब अगर ऐसा हो कि हमारे पास जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करें टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव, तो ऐसी को हम लोग ट्रांसवर्स वेव्स का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल वेव्स विच आर सेट अप इन स्ट्रिंग, दैट इज, आइए इस डायग्राम में देखते हैं। इस डायग्राम में वी आर हैविंग अ स्ट्रिंग, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग थी, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये हमारे पास एक फर्म सपोर्ट है। स्टूडेंट्स, अगर मैं स्ट्रिंग को यहां से होल्ड करके अप एंड डाउन मूव करवाता हूं, देन आई कुड सी दैट कि इस तरह से इसमें वेव्स प्रोड्यूस होंगी। स्टूडेंट्स, ये वेव्स हमें महसूस होगा कि खास स्पीड पर दे आर मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, बट स्ट्रिंग कहां जा रही है? स्ट्रिंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जा रही है। इसका मतलब अगर मैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव की बात करूं और मीडियम की प्रोपगेशन की बात करूं तो एंगल जो बनेगा 90 डिग्री होगा। तो ऐसी वेव्स को हम लोग ट्रांसवर्स वेव्स का नाम देते हैं। स्टूडेंट, ये जो अपर पार्ट है हमारे पास मीन पोजीशन के ऊपर जो पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, वी कॉल इट क्रेस्ट, एंड द लोअर पार्ट विच इज अलोंग द नेगेटिव, इट इज नोन एज ट्रफ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पे चलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, उसके कंट्रास्ट में बात आ जाएगी, इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब पैरेलल का वर्ड भी यूज हो सकता है, दैट इफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स। इसकी एग्जांपल हमारे पास साउंड वेव्स है या फिर वेव्स सेट अप इन अ स्लिंकी, एक्सेट्रा, बहुत सारी एग्जांपल है। आइए मैं आपके सामने साउंड की एग्जांपल रखता हूं। स्टूडेंट, किसी भी ट्यूनिंग फॉर्क को अगर आप रबर पैड पे स्ट्राइक करें तो इसका प्रॉन्ग जो होता है वो मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करता है। अब जब ये इधर जाएगा इस पोजीशन पर, तो यकीनन ये यहां पर जितनी भी एयर होगी बच्चों इसे कंप्रेस कर देगा और हमारे पास एक रीजन पैदा होगा जहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। इस रीजन को बच्चों हम नाम देते हैं कंप्रेशन का। तो कंप्रेशन में प्रेशर ज्यादा होता है, वॉल्यूम कम होता है। स्टूडेंट, यहां पर एक बड़े मजे की बात बता देता हूं कि न्यूटन इसी जगह फंस गया था। न्यूटन ने साउंड की जब आवाज की रफ्तार के बारे में जानना चाहा कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू साउंड प्रोपगेट करता है एयर में से, तो उसने जब इस चीज पे गौर किया तो उसे ये लगा कि प्रेशर और वॉल्यूम आपस में यकीनन इन्वर्स हैं। अगर इन्वर्स हैं तो ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस हो सकता है। इंशाल्लाह ताला डिटेल में हम बहुत डिटेल में आगे जाके स्लाइड्स में इन तमाम चीजों को देखेंगे, लेकिन मैंने बेहतर समझा कि लोहा गर्म है तो थोड़ा मार देना चाहिए। यहीं पर अगर हम ये बात आपको बता दें तो आपके लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी। स्टूडेंट, इसके बाद ये वो रीजन है जहां पे पार्टिकल्स कंपैरेटिवली दूर दूर हैं, यहां पे प्रेशर कम है, यहां पे वॉल्यूम ज्यादा है। स्टूडेंट्स, इसे रेयरफैक्शन का नाम दिया जाता है। तो अगर आप यहां पे गौर करें तो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस और वेव भी इसी एक्सिस के अलोंग जा रही है, तो इसका मतलब यहां पे एंगल जो बन रहा है दोनों के दरमियान पार्टिकल्स ऑफ मीडियम की वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, दैट इज 0 डिग्री। सो दिस इज द रीजन व्हाई साउंड वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बेस्ट एग्जांपल कंसीडर करते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, द रिलेशन बिटवीन फेज एंड द पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस को हम आमतौर पे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे इसी चैप्टर में इसको डेल्टा एस भी लिखा गया है, 9th चैप्टर में इसको डी साइन ऑफ थीटा भी लिखा जाता है। तो ये बहुत सारे इसके डिफरेंट नाम है, बहरहाल अभी हम एक्स के अकॉर्डिंगली इसको देखेंगे। फेज को फेज डिफरेंस भी कहते हैं, हम इसको फाई से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे इस चैप्टर में। तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन आप लोगों ने याद रखना है। ये हमारी बुक में दिया गया है, लेकिन आमतौर पे क्या होता है कि एफएससी में
बच्चे को इस रिलेशन से बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं करवाया जाता, इतना वो फेमिलियर नहीं होता क्योंकि इसकी एप्लीकेशन के न्यूमेरिकल्स में नहीं है। फाई यहाँ पर फेज डिफरेंस है, एक्स यहाँ मौजूद है, सो फेज डिफरेंस और एक्स आपस में कहा जाए तो 2 पाई ओवर लेमडा वेवलेंथ भी आपके पास इन्वॉल्व है। आइए देखते हैं कि इसको कैसे कैसे अप्लाई किया जा सकता है। फाई इज इक्वल टू फेज डिफरेंस, एक्स इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस। तो एक क्वेश्चन की शक्ल में देखते हैं, हमें एक ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ में डिफरेंट पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ, पॉइंट जी, पॉइंट एच और पॉइंट आई। तो बहुत सारे पॉइंट्स यहां पे दिखाए गए हैं। क्वेश्चन में वो हमसे क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है द पाथ डिफरेंस एंड द फेज डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू अबव फिगर, मैं उस फिगर की बात कर रहा हूं जहां पे मैंने पॉइंट्स एलैबोरेट किए, इज करेक्ट फॉर विच ऑप्शन। को कह रहा है बताओ इनमें से कौन सी ऑप्शन ऐसी है जो डिफरेंट पॉइंट्स जो भी वहां पे दिखाए गए हैं, जैसे यहां पे AC की बात कर रहे हैं, हम पॉइंट CG की बात करें, हम BC की बात करें या FI की बात करें, तो इन तमाम पॉइंट्स में अगर बात की जाए तो कौन सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जबकि सबसे पहले पाथ डिफरेंस यानी एक्स मैयर किया गया और उसके बाद फेज डिफरेंस फाई मैयर किया गया। तो आइए देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। पॉइंट ए और सी को देखते हैं। पॉइंट ए यहां मौजूद है और सी यहां मौजूद है। बच्चों आप अच्छी तरह से जानते हो कि यहां से लेकर यहां तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये कंप्लीट वेवलेंथ के बराबर है। तो बताइए ए से लेकर सी तक फासला क्या होगा, दैट इज लैम्डा बाय 2। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि लैम्डा बाय 2 अल्फा ऑप्शन में बिल्कुल सही मौजूद है। अब मजे की बात ये कि अब फेज डिफरेंस की अगर बात की जाए तो बच्चों याद रखिएगा यहां पर एंगल 0 होता है, यहां पर पाई बाय 2, यहां पर हमारे पास पाई होता है। लेकिन मैं काम करता हूं, मैं आपको फॉर्मूला में अप्लाई करके कैलकुलेट करने का तरीका सिखाता हूं। देखें, अगर आपने फेज डिफरेंस निकालना है, आपके पास रिलेशन क्या है बोलिए? जी हाँ, 2 पाई एक्स ओवर लेमडा। अभी आपने देखा कि एक्स आपके पास कितना आया था, बोले लेमडा बाय 2। ये लैम्डा बाय 2 आया था आपके पास। जो ही बेटा आप इसको यहां पर x की जगह पुट करेंगे, आप सॉल्व करेंगे 2 पाई लैम्डा ओवर 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा लैम्डा से कैंसिल आउट हो गया, 2 2 से बच्चों क्या जवाब आया, पाई। इसका मतलब आपके पास आसान, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें ये चीज बिल्कुल सही है। स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा, एंटीडेस में एक टेक्निक आपको सिखाता हूं। वो टेक्निक ये है कि अगर ये ऑप्शन बिल्कुल सही है और इसके सामने कहीं पे भी ये चीज रिपीट नहीं हो रही, यहां पे भी रिपीट नहीं हो रही, यहां पे भी रिपीट नहीं हो रही, यहां पे भी रिपीट नहीं हो रही, इसका मतलब हमें इन सब को भी सही तस्वुर करना पड़ेगा। बहरहाल आप कि यू आर हैविंग टाइम, आप इसको डिटेल से सॉल्व कर लें। हर एक पॉइंट का पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस आप बच्चों ने खुद निकालना है। इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो द बेस्ट ऑप्शन इज अल्फा। स्टूडेंट इस स्लाइड में मैंने कोशिश की कि मैं आपको इस बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से थोड़ा फेमिलियर कर दूं। आपने इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स एक बहुत ही कमाल बात आपको बताऊंगा, दुनिया में कोई भी वेव हो, कोई भी चैप्टर हो, लेकिन वेव्स की बात की जाए तो याद रखिएगा द रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ द वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव एंड द लैम्डा वेवलेंथ ऑफ फॉर ऑल वेव्स हमेशा एक ही रिलेशन होगा। आज तक कोई दूसरा रिलेशन कभी भी नहीं बना। स्टूडेंट्स वो रिलेशन हमारे पास क्या है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बता रहा हूं, दैट इज V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। मैं वापस चलता हूं, आई मस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर, मैं आपके लिए यहां पर उसको लिख भी देता हूं, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, यू मस्ट रिमेंबर इट, कि दुनिया में जहां पे भी कोई भी वेव्स हो तो उनके लिए ये रिलेशन जनरली लिखा जा सकता है। फॉर ऑल वेव्स वी हैव रिलेशन एज V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वी कैन एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन एनी ऑफ V, F और लैम्डा। हम V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये तो रिलेशन बन गया। अब हम क्या कर सकते हैं, तीन फिजिकल क्वांटिटीज यहां पे नजर आ रही हैं, हम तीनों में से एक वक्त में दो में रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, कीपिंग द थर्ड वन एज अ कांस्टेंट। सो व्हेनेवर, आइए पहला पॉइंट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये पॉइंट आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि पेपर में ये बात आ सकती है। व्हेनेवर रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, स्टूडेंट रिफ्रैक्शन किसको कहते हैं? याद रखिए वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसे रिफ्रैक्शन का नाम दिया जाता है। जब भी ऐसा होगा तो बेटा याद रखिएगा अल्लाह ताला का ये कानून है, ये कुदरत का कानून है, अल्लाह ताला ने सेट कर रखा है कि जब भी वेव मूव फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम, याद रखिए बेटा कुछ भी हो जाए फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी विल ऑलवेज
रिमेन कांस्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर इट। आपने इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर फ्रीक्वेंसी सेम रहती है तो बेटा मुझे बताओ, इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ वेव मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, इसका मतलब कौन सा प्रोसेस हुआ? ऑब्वियसली हम रिफ्रैक्शन ही की बात कर रहे होंगे। देन विच फिजिकल क्वांटिटी रिमेन सेम और डज नॉट चेंज? स्पीड। स्पीड के बारे में तो मैंने आपको नहीं बोला था। क्या फ्रीक्वेंसी? यस, बीटा इज द बेस्ट ऑप्शन। इसका मतलब हमने साथ ही इस बात को देख भी लिया कि जब भी रिफ्रैक्शन होगी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। आइए मजीद डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। स्टूडेंट्स, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो जाए तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा में हमारे पास f चूंकि कांस्टेंट हो चुका है तो इसका मतलब v और लेमडा आपस में क्या हो गए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि अब मैंने f की जगह कांस्टेंट लिखा, कांस्टेंट को हटा देंगे तो आप सब जानते हैं हमारे पास प्रोपोर्शनल का साइन आता है। तो स्पीड of the wave and the wavelength they become directly proportional to each other। इसका मतलब याद रखना, जब भी मीडियम चेंज होगा फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, तब स्पीड और वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। मुराद दोनों में जो चेंज आएगा वो बिल्कुल एक जैसा होगा। विच मीन्स अगर स्पीड इंक्रीज करेगी तो वेवलेंथ को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, और अगर स्पीड डिक्रीज करेगी तो वेवलेंथ को भी डिक्रीज करना पड़ेगा। आइए इस हवाले से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। फैमिली ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको मैंने लाइट का नाम दिया है इन वैक्यूम। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वैक्यूम की अगर बात की जाए तो इन वैक्यूम ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जितनी भी टाइप्स हैं, दे हैव द सेम स्पीड विच इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर v c के बराबर है और ये कांस्टेंट है तो हम मैं लिख सकता हूं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में क्या हो गया? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अभी मैंने आपको सिखाया भी था। तो स्टूडेंट हम इनका पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम एक पैटर्न में ड्रॉ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर मैं इस तरफ जाऊं तो फिर v कांस्टेंट रहेगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, वेवलेंथ कॉमन सेंस से डिक्रीज करेगी। एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला हमने मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा था, E इज इक्वल टू एच एफ। तो जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो कॉमन सेंस से एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। इसके अलावा मैं E इज इक्वल टू एच एफ भी लिख सकता हूं, मैं इसको एच सी ओवर लैम्डा भी राइट डाउन कर सकता हूं। इसके अलावा मोमेंटम का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, मोमेंटम ऑफ फोटोन एच ओवर लैम्डा। तो जब वेवलेंथ डिक्रीज कर रही होगी तो मोमेंटम इंक्रीज करेगा। इसका मतलब जब मैं इधर जा रहा हूं, आइए रिवीजन करते हैं क्या क्या इंक्रीज करेगा। हमारे पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, ये बात तय हो गई। हमारे पास एनर्जी इंक्रीज करेगी, ये बात तय हो गई। हमारे पास मोमेंटम इंक्रीज करेगा, ये बात तय हो गई। आइए मैं आपको एक बड़े मजे का फॉर्मूला बताता हूं। देखिए, मोमेंटम को और एनर्जी ऑफ फोटोन को ऐसे भी रिलेट किया जा सकता है। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को करवाता था एनर्जी इज इक्वल टू पंजाब कॉलेज, एनर्जी इज इक्वल टू पंजाब कॉलेज। क्योंकि आप पंजाबियन भी हैं, हम इस वक्त स्टेप जो कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज का ही एक कहा जाए तो प्लेटफॉर्म से लॉन्च हुआ है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पंजाब कॉलेज, जहां पे सी कांस्टेंट है। बच्चों अगर तो सी कांस्टेंट है, इफ सी इज कांस्टेंट then there is no problem to declare that energy is directly proportional to the momentum of the photon। तो इसका मतलब मोमेंटम भी, फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज की, एनर्जी भी इंक्रीज की, मोमेंटम भी इंक्रीज किया, मगर वेवलेंथ क्या की? वेवलेंथ डिक्रीज कर गई और स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो सबसे पहले हमारे पास जिनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, दैट दे आर रेडियो वेव्स। उसके बाद माइक्रोवेव्स आ गई, फिर हमारे पास इंफ्रारेड। बेटा याद रखना, ये सारा का सारा रीजन हमारे पास इनविजिबल रीजन है, हम अपनी आंख से इन्हें देख नहीं सकते। मगर अब बात कर ली जाए विजिबल रीजन की, तो एक छोटे से शॉर्टकट से आपको याद करवाता हूं। स्टूडेंट्स इसे याद करने का एक तरीका थोड़ा सा मजे का भी है, रोए गी बीवी। बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं इस चीज को, रोए गी बीवी। बाद का इसको विबग्योर भी पढ़ा जाता है, मगर मैं इस तरह से पढ़ रहा हूं, रोएगी बीवी, रोएग बेव या रोएगी बीवी। स्टूडेंट्स आर स्टैंड्स फॉर रेड, O for orange, Y for yellow, G for green, blue, indigo and the violet। तो आप देखिएगा क्योंकि मैं इधर जा रहा हूं तो वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है, तो वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है। मैं विजिबल रीजन की अभी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा था विजिबल रीजन की। तो लैम्डा मिनिमम, और यहां पे सबसे बड़ी वेवलेंथ क्या है? लैम्डा मैक्सिमम। स्टूडेंट यहां पे एक और कॉन्सेप्ट बताता जाता हूं, याद रखना, जिस वेव की वेवलेंथ जितनी बड़ी होगी उसका वेव कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब आज ही अपने जेन में बिठा लो, जो हमारे पास जो वेव का कैरेक्टर होता है किसी भी वेव का, कि वेव के तौर पे एक्ट कर रही होती है, तो वेव जो कैरेक्टर होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। तो इनमें सबसे ज्यादा वेव कैरेक्टर रेड रखता है। बहरहाल
आगे जाएं, फिर इनविजिबल रीजन स्टार्ट होता है, अल्ट्रावायलेट हमारे पास आएगा, फिर एक्सरेज आ जाएंगी, और लास्ट बट नॉट लीस्ट गामा रे जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक है। स्टूडेंट ये मैंने छोटा सा पॉइंट आपको बताया कि अगर हम सिर्फ यहाँ पे अगर हम स्पीड को कांस्टेंट रख लें तो हमारे पास एक पूरा हम रीजन डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिमिलरली फॉर द साउंड वेव, स्टूडेंट हमारा हर वक्त जो मुकाबला होगा वो दो तरह की वेव्स के साथ होगा, या तो साउंड के साथ होगा एंटी डेस पे, या लाइट के साथ होगा। तो लाइट के हवाले से आपने देखा। अब अगर मैं साउंड वेव्स की बात करूं तो बच्चों याद रखना, एयर में, हवा में दे हैव द सेम स्पीड। इसका मतलब अगर मैं साउंड की फैमिली की बात करूं तो आप सब जानते हैं दरमियान में सोनिक लाए कर रहा है, जिसको हम ऑडिबल साउंड भी कहते हैं। ऑडिबल रेंज कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से स्टार्ट होती है और ये कहां तक जाती है? इट गोज टू 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज। ये वो है जो हम इंसान सुन सकते हैं। अगर मैं इससे नीचे आ जाऊंगा तो हम नहीं सुन सकते। इसको इंफ्रासोनिक कहते हैं, इनऑडिबल कहते हैं, जिनकी साफ सी बात है फ्रिक्वेंसी लेस देन, विच इज लेस देन बिलो 20 हर्ट्ज होगी। स्टूडेंट इसको भी ऐसे डेवलप किया गया कि अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो फ्रीक्वेंसी क्या कर रही होगी? फ्रीक्वेंसी बच्चों इंक्रीज कर रही होगी। वेवलेंथ क्या कर रही होगी? द वेवलेंथ वुड बी डिक्रीजिंग, वेवलेंथ डिक्रीज कर रही होगी। मगर स्पीड क्या होगी? स्पीड विल रिमेन सेम, स्पीड सेम रहेगी। सो इट इज डेवलप्ड इन दैट वे कि स्पीड सेम रहेगी। स्टूडेंट अगर मैं, इसका मतलब मैं अगर इंफ्रासोनिक की बात करूं उसकी वेवलेंथ बड़ी है, मैं इधर जाऊंगा वेवलेंथ डिक्रीज करी होगी, तो सोनिक की वेवलेंथ कम है मगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा। अब अगर मैं ऑडिबल से ऊपर चला जाता हूं यानी अबव 20 किलोहर्ट्ज, तो हमारे पास अल्ट्रासोनिक आ जाती हैं, इनऑडिबल, जिनकी अबव 20 किलोहर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट्स आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे शेयर किया था लास्ट स्लाइड में कि जब भी मीडियम चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। इसी की प्रैक्टिस देखते हैं। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम लेस डेंसर, लेस डेंसर को रेयरर भी कहते हैं। अब बात हो रही है लाइट की, इस वक्त याद रखना आपने, मीडियम यानी लेस डेंसर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, देन व्हाट इज टू। तो बेटा एक बात याद रखना, डेंसर मीडियम, मीडियम चेंज हुआ, रिफ्रैक्शन हुई, तो कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी? बताइए। बिल्कुल सही है, फ्रीक्वेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। द फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट। स्टूडेंट अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, इफ द फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट, देन इसका मतलब रिलेशन बनेगा स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो बच्चा याद रखना, डेंसर मीडियम में वो जा रहा है, डेंसर मीडियम में कंपैरेटिवली मूव करना लाइट के लिए मुश्किल होता है, इसका मतलब स्पीड डिक्रीज कर जाएगी, तो वेवलेंथ भी डिक्रीज कर जाएगी। आइए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। एफ रिमेन सेम, बिल्कुल सही है, हम जानते हैं। लैम्डा डिक्रीजेस, बिल्कुल सही है। वी डिक्रीजेस, बिल्कुल सही है। सो डेल्टा ऑल ऑफ दीज, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स इसके बाद हम रिपल टैंक की बात कर लेते हैं। रिपल टैंक आपने 10th क्लास में पढ़ा था। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, फंग में आ जाते हैं, 9-10 से क्वेश्चन आते हैं और कैम्ब्रिज से क्वेश्चन आते हैं। तो रिपल टैंक में हम वाटर वेव्स को वहां पे स्टडी करते हैं। तो फॉर अ रिपल टैंक व्हेन वाटर वेव्स ट्रेवल फ्रॉम डीप टू शैलो, अब ये दोनों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है कि डीप और शैलो से मुराद क्या है। यानी वाटर वेव्स डीप से शैलो वाटर में जा रही हैं, तो कहता है व्हाट इज टू। तो बेटा एक बात याद रखिएगा, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डीप वाटर इज लेस डेंसर और शैलो वाटर इज डेंसर। इसका मतलब डेंसर में जा रहे हैं, डेंसर में जाएंगे तो स्पीड डिक्रीज करेगी, बिल्कुल सही है। वेवलेंथ डिक्रीज करेगी, मगर चूंकि मीडियम चेंज हो रहा है फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। सो स्टूडेंट्स हमारे पास बेस्ट ऑप्शन कौन सी है? डेल्टा ऑल ऑफ दीज। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ये कुछ प्रैक्टिस हमने की। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट ये टॉपिक मैं आपको पहले करवा रहा हूं, ये बहुत ही अहमियत कामिल है। यहीं पर हम बेसिक सारी प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे वेव्स के वाले से। द रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव्स फ्रॉम अ बाउंड्री, कि वेव्स का किसी बाउंड्री से टकरा कर वापस आना। अब हम रिफ्लेक्शन की बात करें तो क्या, तो देखिएगा ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है बच्चों, याद रखना। अगर अब ये यहां पर दो पॉसिबिलिटीज हैं। देखिए वो बाउंड्री जहां से वो टकरा के आ सकता हो सकता है कि वो डेंसर हो, और ये भी हो सकता है कि वो लेस डेंसर हो। तो अगर रिफ्लेक्शन हो एक डेंसर बाउंड्री से, हम ट्रांसवर्स वेव्स के हवाले से बात करें, तो बेटा एक बात याद रखिएगा, फेज डिफरेंस 180 डिग्री का होगा। इसका मतलब क्रेस्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ट्रफ में कन्वर्ट हो जाएगा। और बेटा हमेशा याद रखना, जब भी फेज डिफरेंस 180 डिग्री होगा तो पार्ट डिफरेंस हमारे पास λ/2 होगा। ये वही चीज है तो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के लिए कैलकुलेट भी करके दिखाई थी, तो आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। और ऑन द अदर हैंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयरर बाउंड्री, अगर रेयरर बाउंड्री से
रिफ्लेक्ट हो ट्रांसवर्स वेव्स तो क्या होगा, याद रखिएगा फेज डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर क्रेस्ट टकराया है तो वापस भी क्रेस्ट आएगा, ट्रफ टकराया है वापस भी ट्रफ आएगा। इसका मतलब फेज पार्ट डिफरेंस भी हमारे पास जीरो होगा, हमारे पास फेज डिफरेंस भी जीरो होगा। बड़े मजे की बात बताता हूं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हमारी किताब में डिस्कस नहीं किया गया, याद रखिएगा इसके हवाले से ये ज्यादा अहम हो गया क्योंकि हमारी किताब में इसकी डिस्कशन मौजूद नहीं है, और लेकिन एंटी टेस्ट में आ सकती। हमने देखा कि एंटी टेस्ट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि लिंक में हमारी बुक से बाहर जाके भी बात का तो पूछ रहा होता है। तो याद रखिए, बड़ा आसान है, इसको याद रखना आपके लिए मुश्किल नहीं है। आपने ट्रांसवर्स वेव का तो बिहेवियर देख लिया बेटा। एक बात मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं कि ट्रांसवर्स वेव्स का रिफ्लेक्शन के हवाले से जो बिहेवियर होगा लॉन्गिट्यूडनल का, उसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा, इनवर्स होगा। यानी याद करना कितना आसान है कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम, अगर डेंसर बाउंड्री हो रही है तो फेज डिफरेंस जहां पे कोई नहीं होगा, पार्ट डिफरेंस जहां पे कोई नहीं होगा, लेकिन अगर रेयर बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो फेज डिफरेंस 180 डिग्री हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होगा। इसका मतलब हम कॉन्क्लूएंट ड्रॉ कर सकते हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। वी मस्ट रिमेंबर इट दैट बिहेवियर ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स and the longitudinal waves about the reflection from a boundary, they are inverse of each other, वो एक दूसरे का इनवर्स है। वेल स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं इसी की कुछ प्रैक्टिस। व्हेन अ ट्रांसवर्स वेव स्ट्राइक्स अ डेंसर बाउंड्री एंड रिफ्लेक्टेड बैक, देन इफ क्रेस्ट स्ट्राइक द बाउंड्री, तो वापस क्या आएगा, देखिए डेंसर बाउंड्री से टकराया, हम सब जानते हैं ट्रांसवर्स वेव्स के वाले से हम अभी सीख कर आए हैं। ट्रांसवर्स वेव में अगर डेंसर बाउंड्री है तो इसका मतलब क्रेस्ट ट्रफ में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब ट्रफ इज रिफ्लेक्टेड बैक, सो अल्फा इज द बेस्ट ऑप्शन। तो हमने देखा ट्रांसवर्स वेव, रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर बाउंड्री, फेज डिफरेंस 180 डिग्री, तो क्रेस्ट ट्रफ में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, यानी मैं एग्जांपल दे रहा हूं साउंड की, स्ट्राइक्स अ डेंसर बाउंड्री एंड रिफ्लेक्टेड बैक, तो बेटा हम सब जानते हैं तो अगर कंप्रेशन टकराई है तो क्या होगा, क्योंकि अब डेंसर बाउंड्री से साउंड टकरा रहा है, लॉन्गिट्यूडनल है तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर टकराई कंप्रेशन है तो कंप्रेशन ही वापस आएगी। सो दिस इज द बेस्ट आंसर फॉर ऑल ऑफ अस। वेल डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास स्टेशनरी वेव्स बहुत अहम है। डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी आर सुपर इम्पोज, लेकिन शर्त क्या है, दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो फिर वो एक्सटेंडिंग वेव्स प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें स्टेशनरी वेव्स का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट, इसमें हमारे पास आप सब जानते हैं दो केसेस होते हैं, स्ट्रेच स्ट्रिंग और इसके अलावा एयर कॉलम्स। एयर कॉलम्स में हमारे पास दो केसेस होते हैं, ओपन एट बोथ एंड्स एंड ओपन एट वन एंड। आइए एक एक करके इनको देखते हैं। स्ट्रेच स्ट्रिंग की सबसे पहले बात देखते हैं। स्ट्रेच स्ट्रिंग में हमारे पास ये फर्म स्पोर्ट्स हैं, हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रिंग को मुकम्मल तौर पे टाई कर रखा। याद रखिएगा यहाँ पे स्पीड का जो रिलेशन होगा स्टेशनरी वेव्स का अंडर रूट एफ ओवर एम होगा। एफ हमारे पास क्या होगा, दैट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, जिसके यूनिट क्या होंगे न्यूटन, और एम जो होगा दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, तो इसका यूनिट होगा किलोग्राम पर मीटर। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आप लोगों ने याद रखने। यहां से टेंशन फिक्स कर देते हैं, स्क्रूज लगे होते हैं, जैसे गिटार्स में आप वायर्स को टाइट कर देते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो फिक्स एंड होगा याद रखिएगा, क्योंकि वाइब्रेट नहीं कर सकता, इसका मतलब यहां पे एम्पलीट्यूड हमेशा जीरो रहेगी, और जहां पे एम्पलीट्यूड जीरो स्टेशनरी वेव्स में हम उसे हमेशा नोड कहते हैं। तो याद रखिएगा फिक्स एंड पर हमेशा नोड होगा। इसी तरह से अगर मैं पाइप की बात करूं तो पाइप में जो क्लोज एंड होगा, क्लोज एंड स्टूडेंट जैसे वहां पे फिक्स एंड था, क्लोज एंड होगा, तो याद रखिए क्लोज एंड पर हमारे पास हमेशा नोड पैदा होगा। तो ये देखिए मैं आपके लिए नोड डेवलप, इसकी फंडामेंटल जो है हार्मोनिक प्रोड्यूस करके दिखाता हूं। यहां पे नोड होगा और जो ओपन एंड होगा उस पे हमेशा हमारे पास एंटी नोड होगा। स्टूडेंट, अगर दोनों एंड ओपन है तो ओपन एंड पर अभी आपने देखा, बोले ओपन एंड पर क्या होता है, एंटी नोड। इसका मतलब अगर मैं ओपन एट बोथ एंड्स की बात करूं तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जब, तो यहां पे भी हमारे पास होगा एंटी नोड प्रोड्यूस हुआ, ये एंटी नोड देख सकते हैं, यहां पे भी एंटी नोड प्रोड्यूस हुआ, और सेंटर में हमारे पास नोड होगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास कहा जाए तो वी कैन गो फॉर इट। ये अब इंशाल्लाह मजीद प्रैक्टिस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाके। स्टूडेंट, स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग को थोड़ा मैं डिटेल में आपके लिए लेकर आया हूं। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसे स्ट्रेच किया गया है। सपोज मैं इसे प्लग करता हूं सेंटर से। स्टूडेंट, अगर मैं इसे सेंटर से प्लग करूंगा तो याद रखिएगा हमारे पास एक सिंगल हार्मोनिक पैदा होगा जिसे फंडामेंटल हार्मोनिक
कहते हैं का मतलब इफ प्लग्ड फ्रॉम L/2। मजे की बात मैं शॉर्टकट बताता हूं, ये डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 चल रहा है। याद रखिएगा जहां से आप प्लग करते हैं जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है उसका हमेशा हाफ होगा, दैट इज नंबर ऑफ हार्मोनिक। इसका मतलब 2 को जब आप हाफ कर देंगे तो 1, इसका मतलब दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ हार्मोनिक्स। तो इसका मतलब आप आसानी से हार्मोनिक्स को यहां से मालूम कर सकते हैं। तो मैंने सेंटर से प्लग किया तो मेरे पास सिर्फ एक सिंगल हार्मोनिक प्रोड्यूस हुआ। अब स्टूडेंट अगर मैं इसको 0.1 का नाम दे दूं, इसे मैं 0.2 का नाम दे दूं, इसे 0.3 का नाम दे दूं, तो जरा गौर से देखिएगा 0.1 पर 0.1 जो है और 0.3 जो है, यहां पर हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है? बिल्कुल सही है, मैंने ऑलरेडी लास्ट स्लाइड में शेयर किया, नोड होंगे। और ये 0.2 जो होगा जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगी, यहां पे हमारे पास एंटी नोड प्रोड्यूस होगा। स्टूडेंट अब बात कर लेते हैं इस फंडामेंटल हार्मोनिक की। फंडामेंटल हार्मोनिक जो स्ट्रेच स्ट्रिंग में हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है उसमें हमारे पास जो लेंथ है L, जरा गौर से देखिएगा क्या यहां पे पूरी वेव कंप्लीट होगी? जी नहीं, पूरी वेव तो हमारे पास क्रैश और ट्रफ है। इसका मतलब यहां पे हाफ वेव आई है आपके पास, लेकिन उसी लेंथ में आई है। तो यहां इसको आप λ1 कहेंगे, तो λ1 अगर मैं यहां से निकालूं तो 2L आ जाएगा। और जी में F इज इक्वल टू V ओवर λ1 में λ1 की जब यहां पे वैल्यू पुट करूंगा तो ये फॉर्मूला F1 इज इक्वल टू V ओवर 2L मेरे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का आ जाएगा। तो याद रखिएगा स्ट्रेच स्ट्रिंग में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V ओवर 2L हुआ करती है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, हमेशा याद रखिएगा। V यहां पे कांस्टेंट रहेगा क्योंकि आपने V की बात की थी कि V डिपेंड कर रहा होता है हमारे पास टेंशन इन द स्ट्रिंग और मास पर यूनिट लेंथ पर, ये दोनों हम लोग फिक्स कर देते हैं। तो ये हमारे पास इट विल सर्व एज अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट के तौर पे सर्व करेगा। और ये हमारे पास λ1। स्टूडेंट इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल मैं L/4 से प्लग करूं तो मैंने क्या कहा था, डिनोमिनेटर होगा हम उसको हाफ करेंगे 2, इसका मतलब मेरे पास अब 2 हार्मोनिक्स पैदा होंगे। और मजे की बात जरा गौर से देखिएगा, लेंथ तो अभी भी उतनी है, मगर अब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हम इंक्रीज करें, अब सेकंड फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, तो याद रखिएगा वेव वही वेव जो पहले यहां पे कंप्लीट नहीं हो रही थी, अब वही वेव यहां पे कंप्लीट हो गई है। इसका मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी है वेवलेंथ डिक्रीज करी है। तो आप सबने याद रखना है, एंटी टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे जैसे हार्मोनिक की तादाद बढ़ती जाएगी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, वेवलेंथ डिक्रीज करेगी। ये वो बुनियादी खुलिया है। तो पूरी वेव में मैंने बार बार बोला कि अगर V कांस्टेंट होगा तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में हमेशा इन्वर्स होंगे। स्टूडेंट अगर मैं यहां पे L की बात करूं वो कंप्लीट वेवलेंथ के इक्वल है, तो जब मैं प्लेस करूंगा V ओवर L आ गया, तो यहां से बच्चों हम सारी वैल्यूज वही जो हमारी बुक में है हम प्लेस करते हैं, तो वी गेट अ जनरल फॉर्मूला Fn इज इक्वल टू n टाइम्स F1, जबकि n सारे इंटीजर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो याद रखिएगा इसका जनरल फॉर्मूला है, तो हमेशा हम आसानी से स्ट्रेच स्ट्रिंग का ये निकाल सकते हैं। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने शेयर किया, एज नंबर ऑफ हार्मोनिक्स इंक्रीज करेंगे लैम्डा विल डिक्रीज, वेवलेंथ डिक्रीज करेगी। सिंपल रूल V इज इक्वल टू F लैम्डा है, मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। F और M, F टेंशन इन द स्ट्रिंग है, M मास पर यूनिट लेंथ है हमारे पास। सो इफ वी कीप F एंड M कांस्टेंट, वी कीप सेम, देन F इज इक्वल टू F लैम्डा में V कांस्टेंट हो जाएगा हमारे पास, V चूंकि कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका मतलब F लैम्डा ये दोनों आपस में इन्वर्स हो गए। तो जैसे जैसे हमारे पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी वैसे वैसे वेवलेंथ डिक्रीज करेगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव नोड्स। याद रखिएगा दो नोड्स का जो डिस्टेंस है, ये नोड और ये नोड, इनका डिस्टेंस कितना हो गया λ/2, इसका मतलब दैट इज λ/2। इसी तरह दो एंटी नोड्स का भी क्या होगा, वो λ/2, लेकिन नेबरिंग नोड और एंटी नोड का इसका भी हाफ हो जाएगा, λ/4 हो जाएगा। ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ गया स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम्स। एयर कॉलम्स की बात कर लेते हैं। एयर कॉलम्स में ओपन एट बोथ एंड, देखिए अगर ओपन एट बोथ एंड है तो फंडामेंटल हार्मोनिक जो हमारे पास प्रोड्यूस होगा इन एंड्स पर हमारे पास, मैंने पहले शेयर किया था, एंटी नोड्स प्रोड्यूस होंगे। अब अगर मैं इन दोनों को उल्टा करके जोड़ लूं तो क्या मेरे पास वही नहीं बन जाता जो कि मैंने अभी स्ट्रेचरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग में फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस किया था। तो स्टूडेंट पता ये चला कि इनकी फ्रीक्वेंसी के वही फॉर्मूलाज हैं जो कि स्ट्रेच स्ट्रिंग वाले फॉर्मूलाज हैं, इनका जनरल फॉर्मूला भी वही होगा और इसमें सारे के सारे इवन और ऑड हार्मोनिक्स मौजूद होंगे। स्टूडेंट्स तो एक बात याद रखिएगा, लेकिन जब हम ओपन एट वन एंड या क्लोज एट वन एंड की बात करते हैं, एंड क्लोज है, तो अब गौर से देखिएगा ये क्या कंप्लीट हार्मोनिक प्रोड्यूस हुआ? जी नहीं, कंप्लीट का सिर्फ हाफ यहां पे प्रोड्यूस हुआ। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जो होगी V/2L उसका भी हाफ हो जाएगी, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो V/4L। जो याद करने का छोटा सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया, इसमें जनरल फॉर्मूला तो यही रहेगा, मगर याद रखिएगा क्लोज ओपन एट वन एंड वाला जो पाइप होगा, ऑर्गन होगा, याद रखिएगा उसमें हमारे पास सिर्फ और
सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होंगे, इसलिए ये रिचर नहीं है, इसकी फ्रिक्वेंसी भी हाफ हो गई है और मजे की बात इसमें नंबर ऑफ हार्मोनिक्स भी हाफ हो गए। इसके लिए जनरल फॉर्मूला हम ये प्लेस कर सकते हैं। वेल स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हमारा विच इज अ वेरी सिंपल टॉपिक, डॉपलर इफेक्ट। ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जब भी सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान कुछ रिलेटिव मोशन होती है, या तो सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाए या ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आए, तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो अपेरेंटली चेंज होती है। इसके कुछ केसेस हैं हमारे पास बुक में, 3-4 केसेस हैं। केस वन को देखते हैं। जब सोर्स रेस्ट पर होगा, इसका मतलब स्पीड ऑफ सोर्स जो है वो 0 है, तो ऑब्जर्वर मूव कर रहा होगा टुवर्ड्स द सोर्स। अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है तो फिर आप ये रिलेशन यूज कर रहे होते हैं, बड़ा सिंपल से है। ये आपके पास अपेरेंट फ्रिक्वेंसी है, ये पहले वाली फ्रिक्वेंसी थी जब दोनों रेस्ट पर थे, ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी है। अब गौर से दिखेगा हमारे पास जो न्यूमिनेटर आया है वो डिनोमिनेटर से बड़ा, इसका मतलब v प्लस यूज ग्रेटर देन v, इसका मतलब इसका जवाब जो आएगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, विच मीन्स एफ ए वुड बी ग्रेटर देन एफ। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन याद रखिएगा यहां पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी होगी क्योंकि स्पीड ने इंक्रीज किया, वेव लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सबसे अहम नुकता है कि जब तक सोर्स स्टेशनरी होगी वेव लेंथ चेंज नहीं हो सकती। केस 2, बाय वन गेट वन फ्री, इसका ऑपरेट सोर्स अभी भी रेस्ट पर है, ऑब्जर्वर दूर मूव कर रहा है, तो आप क्या करोगे, आप ये प्लस की जगह यू विल जस्ट प्लेस माइनस ओवर हियर, यहां पे माइनस आ जाएगा। तो अब चूंकि ये चीज जो है v माइनस यूएस दैट इज लेस देन v हो जाएगा, तो याद रखिएगा एक वेव से स्मॉलर होगा और फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी, वो डिक्रीज कर जाएगी, लेकिन वेवलेंथ विल रिमेन द सेम। थर्ड केस की तरफ चलते हैं। थर्ड केस में ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, सोर्स मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, यहां पर हमारे पास डिनोमिनेटर में माइनस आ जाएगा। अब ये जो चीज है v माइनस यूएस, ये v से v इज ग्रेटर देन दैट वन, इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी से इंक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब अगर सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ आएगी तो फिर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। अब यहां पे एक बात याद रखिएगा, जब सोर्स, ये देखिए ये सोर्स है, सपोज करें ये मेरे पास सोर्स है और ये इसकी वेव जो ऑब्जर्वर यहां पे सुन रहा है। स्टूडेंट यहां पे वेव 1 2 3, सपोज कर 3 वेव्स हमारे पास हैं। अब अगर ये सोर्स अचानक मूव करके यहां पर आ जाए, और वेव तो वो 3 ही प्रोड्यूस करेगा मगर वेव्स को यहां पर इकट्ठा होने के लिए जगह कम मिलेगी, तो याद रखिएगा वेव लेंथ हमारे पास डिक्रीज कर जाएगी जबकि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी। तो यहां पे याद रखना है फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज इन वेव लेंथ। सिमिलरली इसका बिल्कुल ऑपोजिट केस हमारे पास ये चीज बन जाएगा, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो कि डिक्रीज कर जाएगी लेकिन वेवलेंथ हमारे पास इंक्रीज कर जाएगी अगर सोर्स अवे मूव कर रहा होगा। स्टूडेंट इसको हम ऑल इन वन डॉपलर इफेक्ट फॉर्मूला में भी देख सकते हैं। ये हम लोगों ने आपके लिए एक जनरल फॉर्मूला बनाया, v प्लस स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर प्लस माइनस यहां पे लिखा हुआ है और नीचे v प्लस माइनस स्पीड ऑफ सोर्स है। देखिए अगर तो सोर्स स्टेशनरी हो, इसका मतलब मैं इसकी जगह 0 पुट कर दूंगा, ये चीज खत्म हो जाएगी, ये चीज खत्म हो जाएगी, तो मेरे पास सिर्फ इतना रिलेशन रह जाएगा। और उस रिलेशन में अगर ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड द सोर्स होगा तो मैं ये रिलेशन ले लूंगा, और अगर मूविंग अवे फ्रॉम होगा तो मैं ये रिलेशन सिलेक्ट कर लूंगा। इसी तरह से अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पर हो तो यहां पर हमारे पास ये चीज 0 हो जाएगी। सो इट मींस दैट इफ सोर्स मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर तो हमारे पास ये रिलेशन हो गया, और इफ सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम द, तो आई कैन गो फॉर दिस रिलेशन। स्टूडेंट इसका मतलब एक ही रिलेशन में वी कैन डू एवरीथिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर मैकेनिकल वेव्स के लिए, साउंड के लिए भी अप्लाई होता है और नॉन मैकेनिकल लाइट के लिए भी अप्लाई होता है। इसकी छोटी सी बात देख लेते हैं। हम लोग अक्सर ब्लू शिफ्ट की बात कर रहे थे। ब्लू शिफ्ट, ब्लू याद रखिएगा ब्लू कलर की वेवलेंथ स्मॉलर होती है एज कंपेयर टू रेड। तो जब भी गैलेक्सी या स्टार वो हमारी तरफ आ रहे होंगे, तो मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी सोर्स जो होगी, सोर्स वो अगर ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है, अगर इस तरफ आ रही है तो वेवलेंथ डिक्रीज करेगी। इसका मतलब अगर रेड कलर होगा तो वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स ब्लू, तो इसे हम लोग ब्लू शिफ्ट का नाम देते हैं। बाय वन गेट वन फ्री, अगर इट इज मूविंग अवे तो वेवलेंथ हमारे पास इंक्रीज कर जाएगी, इसका मतलब ब्लू से वो रेड की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। सो स्टूडेंट इट इज नोन एज रेड शिफ्ट। स्टूडेंट्स जज़ाकल्लाह, आई होप दैट यू ऑल हैव एंजॉयड अ लॉट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूनिट नंबर 4। आप अगर मजीद इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर our MD CAT practice book. Wish you best of luck. Take care. Assalamu alaikum.